हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंग उपाध्याय। वेलकम टू मंग बायो क्लासेस। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है जेनेटिक्स। उसमें हमारा जो क्या बोलते हैं पोर्शन चल रहा है वो तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लास्ट वाला पोर्शन चल रहा है। म्यूटेशन आज हम देखेंगे, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के बाद जेनेटिक डिसऑर्डर में तुम्हारा दो आता है, मेंडेलियन और तुम्हारा क्रोमोसोमल। तो आज हम मेंडल वाला देखेंगे, जितने भी डिसऑर्डर थे जिसको मेंडल ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके बाद म्यूटेशन और तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखेंगे, और लास्ट में आज 3 टॉपिक्स हमें करने हैं। उसके बाद हम करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, म्यूटेशन से शुरू करते हैं। देखो, म्यूटेशन का मतलब होता है कि अल्टरनेशन इन वेरिएशन और डीएनए सीक्वेंस बोल सकते हो। ठीक है, अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये तुम्हारा डीएनए का सीक्वेंस है पूरा। ठीक है, ये तुम्हारा डीएनए जस्ट एग्जांपल, क्योंकि ये डबल हेलिकल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे कोई कोड है, जैसे ए के साथ डबल बॉन्ड से टी जुड़ा है, एक में 10 होते हैं, तो जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड में सी जुड़ा है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई म्यूटाजन आया। म्यूटाजन क्या होता है, वो फिजिकल, केमिकल या कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो क्या बोलते हैं म्यूटेशन कराते हैं, उसे हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। यूवी रेज इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो देखो क्या बोलते हैं, पेंट भी होता है, पेंट, और इसकी जो स्मेल है ये भी एक म्यूटाजन के जैसे काम करती है। जिनको नहीं पता, ये भी एक अलग ही स्मेल करता है। जो पेंट होती है, दीवार पे पेंट होती है, उसका भी एक स्मेल होता है। और भी बहुत सारी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो म्यूटाजन के जैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी म्यूटाजन वो सब्सटेंस है, वो ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी चीज है जो तुम्हारा क्या बोलते हैं म्यूटेशन को प्रमोट करे। ठीक है, म्यूटेशन को जो भी प्रमोट करे, जो कॉज करे म्यूटेशन, उसे बोलते हैं म्यूटाजेंस। तो देखो, जैसे कोई भी यूवी रेज आई या फिर कोई भी म्यूटाजन आया, इसको यहाँ पे आके स्ट्राइक किया और इसको बना दिया। सपोज करो यहाँ से या तो ये डिलीट कर दिया, या तो इसे ऐड कर दिया, या फिर इसका डुप्लीकेशन करा दिया। ठीक है, इसको अभी फिलहाल के लिए हम इसे डुप्लीकेशन बोलेंगे, इसे एडिशन, इसे सब्सट्रैक्शन। देख रहे हो, डिलीट, इंसर्ट या डुप्लीकेट, एडिशन और डुप्लीकेशन। ठीक है, तो इससे याद रखना। कोई भी यहाँ से जैसे मान लो यूवी रेज आया, इसका जेनेटिक कोड उसने चेंज कर दिया, इसका जेनेटिक चेंज कर दिया, मान लो कि इसको टी कर दिया, तो तुम्हारा ये पूरा का पेयर खराब हो जाएगा, क्योंकि जी और सी आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसने अगर जी को टी बना दिया तो वो पूरा का पूरा क्या हुआ, पेयर खराब हो गया। इसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें रेप्लिकेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस होता है, उसके बाद इससे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन तुम्हारा मैसेंजर होता है। ये तुमने देख लिया, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया, कोई भी क्रोमोसोम को काट दिया, या फिर कोई एडिशन कर दिया, या फिर उसका डुप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डीएनए से तुम्हें पता होगा कि ये रेप्लिकेट करता है, फिर एमआरएनए बनता है, फिर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस होता है, फिर प्रोटीन बनता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा अगर कोई भी सीक्वेंस में गड़बड़ी आई तो तुम्हारा प्रोटीन गड़बड़ बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि वो जो उसका फंक्शन होगा, उसका नेचर होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, सारा का सारा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस वजह से एक म्यूटाजन आया, उसने म्यूटेशन कर दिया, इससे क्या होगा, डीएनए के सीक्वेंस में अल्टरनेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट म्यूटेशन का। अब ये कुछ टाइप्स के होते हैं, अभी हम फिलहाल 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं। तो पहला है क्रोमोसोमल अल्टरनेशन। अल्टरनेशन मतलब उसमें समझो छेड़छाड़ हुआ है। ठीक है, या तो वो डिलीट हो गया उसका कोई भी पेयर, या तो उसमें एक नया सेगमेंट जुड़ गया। जैसे मान जाओ कि ये डीएनए का पूरा सेगमेंट है। ठीक है, उसकी एक कॉपी है, ये उसका एक स्ट्रैंड है। ठीक है, या तो मान लो जैसे देखो ए बी सी डी ई एफ, या तो ये ऐसे बन गया ए बी डी ई एफ, म्यूटेशन के कारण या तो ये ऐसे बन गया, या फिर इसमें एडिशन हो गया कुछ। जैसे मान लो ए बी बी सी डी ई एफ जी। देखो, तो यहाँ पे जो ये हो रहा है वो एडिशन का है, ये ऐड हो रहा है। बी वाले का डुप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोमल अल्टरनेशन, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में देखने मिलता है, ये तुम्हारा देखने मिलता है कैंसर की सेल्स में। ये किस में देखने मिलता है, तुम्हारा कैंसर की सेल्स में। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा एग्जांपल मैंने लिख रखा है, ये तुम्हारा कैंसर की सेल्स में देखने मिलता है। जो कैंसर होता है ना किसी को, अगर म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है तो उसमें क्रोमोसोमल अल्टरनेशन देखने मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में जैसे मान जाओ कि कोई कोड है, जेनेटिक कोड,
जैसे मान लो जाओ जेनेटिक कोड वो कोड होता है कि तुम्हारे जो क्या बोलते हैं एटीजीसी प्यूरिन पिरामिडिन है ना, प्यूरिन पिरामिडिन का 3 का अगर सेट लगाओगे तो उसे बोलोगे जेनेटिक कोड। ये हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस में देखेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ये भी लास्ट में सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो देखो जैसे ये 3 हुआ, इसका एक कोड बना, तो जैसे मान लो कि AUG का कोड बना, ये तुम्हारा मेथियोनिन को बनाता है। AUG कोड जो होता है वो तुम्हारा मेथियोनिन बनाता है, ठीक है। तो जैसे मान जाओ कि यहाँ पे मेथियोनिन लेना था, सिकल सेल एनीमिया का तुम देखो वही ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा एक सिकल सेल एनीमिया जस्ट एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा वो है क्या बोलोगे इसे, कोड है, एक जेनेटिक कोड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 6th कोड में मान लो म्यूटेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा जो ये वाला जो होगा पार्ट, ये तो पूरा चेंज हो जाएगा ना, इसमें म्यूटेशन हो गया पॉइंट शिफ्ट, तो ये तुम्हारा बदल जाएगा, समझो बात। ये तुम्हारा जो ये वाला है, ये इस पॉइंट का म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से कोई ये जो प्रोटीन होता है वो नहीं बन पाएगा, और आगे जिसके लिए वो बन रहा था वो काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक म्यूटेशन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से डीएनए के सीक्वेंस में अल्टरनेशन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखना, पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। अगर तुमसे म्यूटेशन का बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाए, लिख देना इट इज अ फिनोमेना व्हिच कॉजेस अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस व्हिच रिजल्ट्स इन द चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसे करके तुम लिख देना ये कॉन्सेप्ट, और उसके बाद इसके तीनों एग्जांपल लिख देना। क्रोमोसोमल अल्टरनेशन में लिख देना कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन या डुप्लीकेशन की वजह से होता है, और एग्जांपल लिख देना कैंसरस सेल। फिर तुम पॉइंट म्यूटेशन में ना सिकल सेल एनीमिया का लिख करके ये एग्जांपल बना देना, और उसमें लिख देना कि 6th कोडन। अभी हम आगे देखने वाले हैं, आज ही के लेक्चर में देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया में ये होता कैसे है। फिर तुम्हारा होता है फ्रेम शिफ्ट, जैसे मान लो कि एक बेस पेयर ही उड़ जाए, एक बेस पेयर ही उड़ जाए या फिर उसमें ऐड हो जाए, तो उसे बोलोगे फ्रेम शिफ्ट। इसको सिंपल भाषा में हम समझते हैं, जैसे मान लो कि ये कुछ उसका वो है, ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस है, इसको ऐसे समझो तुम। जैसे मान लो ये इतना तुम्हारा ए पोर्शन है, इतना बी पोर्शन है, इतना सी पोर्शन है, इतना डी पोर्शन है, इतना ई है, इतना एफ है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे या तो कोई एक नया पोर्शन आगे जुड़ जाए, ठीक है। पॉइंट में क्या हो गया कि एक तुम्हारा ये जो जेनेटिक कोड वाला है वो उड़ेगा, इसमें फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा कि एक तुम्हारा बेस पेयर भी उड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कि ए वाला यहाँ पे अगर म्यूटेशन हुआ तो हो सकता है कि ये डिलीट हो जाए, या फिर अगर म्यूटेशन एडिशन वाला होगा तो हो सकता है कि यहाँ पे एक और पेयर बन जाए ए का, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा म्यूटेशन का प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, देखो पेडिग्री एक बच रहा है, पेडिग्री के बारे में हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पेडिग्री वैसे तुम एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, बाकी हम जब क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे तब हम इसको कर लेंगे। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे जनरेशन, जैसे 3-4 पुरानी जनरेशन का पूरा ट्रेट, उनमें कैरेक्टर क्या थी, कौन सी बीमारी थी, उनका पूरा चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें सिंबल्स बता दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पे पेडिग्री का ना कुछ सिंबल है, इसे तुम्हें याद करना है। अगर ये रेक्टेंगल बने, स्क्वायर बने, ठीक है, जो भी तुम समझ लो, वो तुम्हारा हो जाएगा मेल के लिए, मतलब बॉय के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा फीमेल के लिए अगर सर्कल बना है ऐसे तो समझ लेना फीमेल या गर्ल के लिए, ठीक है। इसमें तुम्हारा जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, इसमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है। इसमें अगर इसमें पूरा तुम्हारा डार्क हो, ये तुम्हारा अगर पूरा डार्क हो ना तो समझ लेना कि जो भी ऑफस्प्रिंग है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है। ये तुम्हारा मैरिज का है, ये हस्बैंड, ये वाइफ, ठीक है। ये तुम्हारे क्लोज रिलेटिव्स का है, जैसे कजिन्स हो गए और बाकी सारे, मतलब क्लोज रिलेटिव समझ रहे हो, जिसमें ब्लड या मिल्क ब्लड का रिलेशन हो, क्लोज रिलेटिव लाइक ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है, जिसमें ब्लड का रिलेशन हो, समझ जाओ इससे, मतलब कजिन्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस अगर कोई क्लोज रिलेटिव्स में शादी हो रही है तो उसके लिए यहाँ पे डबल वो मैचिंग होगा, ठीक है, इक्वल टू का दोनों में साइन मिल जाएगा, मैचिंग मिलेगा। यहाँ पे सिंगल लाइन रहेगा, यहाँ पे डबल लाइन, ठीक है। ये तुम्हारा हस्बैंड, ये तुम्हारी वाइफ। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा फादर, ये मदर, और इसमें जो ऑफस्प्रिंग अगर उनके बच्चों का बताना है तो उसमें ऐसे नीचे ले जाकर के, और पहले को हम लेफ्ट में लिखेंगे और दूसरे वाले को राइट में। इसका जो होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, अगर 2 से ज्यादा है तो इधर अपना जुड़ते जाएगा, ठीक है।
इधर अपना जुड़ते जाएगा जो भी होगा, और इसको नंबरिंग इधर से देंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अगर ज्यादा रखें तो। इसमें देखो पेरेंट्स विद अफेक्टेड चाइल्ड, पेरेंट्स विद अफेक्टेड चाइल्ड, ठीक है। अगर किसी पेरेंट्स का, किसी कपल का जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कोई दिक्कत है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए ऐसे सिंबल का यूज करेंगे। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, अगर किसी कपल के 5 ऑफस्प्रिंग्स हैं तो उसके लिए हम ऐसा सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ। जो तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आता है वो सारे का सारा रेसेसिव का आता है, बस एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बस याद रख लेना कि वो डोमिनेंट होता है, बाकी सारा रेसेसिव आएगा, ठीक है। आज तक पूरे के पूरे रेसेसिव का ही पूछा। अरे एक उसमें एक ना क्या करेगा कि 4-5 बीमारियों का नाम देगा, उसमें बोल देगा कि रेसेसिव कौन है, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक रेसेसिव, तो रेसेसिव ही पूछेगा। बट एक बार क्या हुआ था ना कि एक डोमिनेंट का पूछ दिया था, वो एनसीईआरटी में है तुम्हारे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो वो एक सिर्फ डोमिनेंट वाला केस है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। अब देखते हैं अपना जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि जीन्स में डीएनए का वो पार्ट जहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे हम बोलते हैं जीन्स। इतना तो तुम्हें बेसिक अब तक पता चल ही गया होगा, ठीक है। डीएनए का वो पार्ट जहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जैसे मान जाओ कि ये तुम्हारा डबल हेलिकल डीएनए है। अरे यार बस समझने के लिए बता रहा हूं, इसको तुम उससे मत ले लेना। यहाँ पे ऐसे मान जाओ कोई भी एक इंफॉर्मेशन छिपी है, उसे हम बोलेंगे जीन, ठीक है। कोई भी स्ट्रैंड पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारा जीन का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। सिस्ट्रॉन इंट्रॉन क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा होता है तुम्हारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी हम मेंडेलियन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग में मेंडेलियन से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मेंडेलियन में क्या होता है कि कोई भी एक जीन, सिंगल जीन, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, वो म्यूटेट हो जाता है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसमें अल्टरनेशन, उसमें चेंज हो जाता है। सबका मीनिंग एक ही है, म्यूटेशन कह लो, अल्टरनेशन कह लो, चेंज कह लो, तो उसका सबका मीनिंग एक ही है। इसका मतलब क्या होता है कि वो जीन या तो उसका नेचर बदल चुका है, या फिर उसमें क्या बोलते हैं डिलीट हो गया, या फिर ऐड हो गया, ठीक है, या फिर उसका डुप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। बायो में मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि उसका डुप्लीकेशन होना, मतलब 2 हो जाना, ठीक है। तो देखो एक जीन में म्यूटेशन हुआ तो उसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। जैसे अगर यहाँ पे जैसे मान जाओ ये क्रोमोसोम का नंबर है 2n = 46, तो ये 46 का 46 ही रहेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है, 8 नहीं बनता है, ठीक है। वो बहुत वीआईपी लोग बनाते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए तुम समझो, ठीक है। तो अभी देखो उसके स्ट्रक्चर और नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या होता है कि उसके एक जीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, पूरे क्रोमोसोम का नहीं होता है भैया। क्रोमोसोम क्या होता है, जैसे मान लो कि इतना बड़ा डीएनए है, वो कंडेंस मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना मतलब छोटा होना, वो छोटा छोटा होता। अगर पूरे तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में 2.2 मीटर डीएनए है, ठीक है, तो आप समझो कि 2.2 मीटर कैसे कर लोगे, इतना होता है 1 मीटर, तुम्हें पता नहीं दिखाई दे रहा होगा या नहीं, ये बोर्ड भी 1 मीटर का नहीं है, इससे बहुत ज्यादा होता है 2.2 मीटर। तो तुम बताओ बॉडी में कैसे रहेगा, और हर एक सेल में रहना है उसे, हर एक सेल में। अब ये मैं दिखा रहा हूं ना पंजे, इसमें तुम्हारे करोड़ों सेल्स होंगे, इसमें लाखों सेल्स होंगे, इतने में लाखों सेल्स होंगे। तो अब समझो कि इतने छोटू सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में 2.2 मीटर तुम कैसे ला सकते हो डीएनए। तो उसे कंडेंस करोगे ना, सुपर कंडेंस करोगे, सॉलिनाइड बनाओगे, सुपर सॉलिनाइड बनाओगे, फिर वो तुम्हारे स्ट्रक्चर कंडेंस होते होते क्रोमेटिड से क्रोमेटिड बनेगा, फिर क्रोमोसोम बन जाएगा। तो क्रोमोसोम उसमें क्या बोलते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, उसके जो जीन्स होते हैं ना उसमें पूरे इतने बड़े क्रोमोसोम में इतू सा जो पार्ट होगा ना वो जीन्स होगा जहां पे कोई जानकारी लिखी होगी, ठीक है। समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो इतना पूरा बड़ा शरीर है, आंखें तो यहीं पे है ना, यहाँ पे टिंग टिंग, तो बस वैसे ही समझ लो, आंखों का काम है देखना। तो बस वही वाली बात है कि क्रोमोसोम के पूरे पार्ट पे कुछ पूरा ऐसे लिखा नहीं होता है। अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ पे स्पेस खाली है, तो बस इतना समझ लो, जहां पे लिखा है, जहां पे कुछ ऐसा मैंने
ऊपर नीचे किया है, कुछ समझ आ रहा है ना कि क्या लिखा है, तो वो तुम्हारा समझ लो जीन है, और ये बोर्ड को मान लो क्रोमोसोम है। समझे? बहुत नहीं यार, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, इसलिए बोलता मुझसे पढ़ा करो। तो देखो क्या होगा, उसके एक जीन में डिफरेंस आएगा, पूरा क्रोमोसोम का नंबर और स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। ये क्या होगा, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉस करेगा। मतलब अगर किसी के पेरेंट में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, तो उसके ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन में भी किसी के दादाजी में है, तो उसके मतलब जो आने वाली जनरेशन है उसमें भी वो पाई जाएगी। भले वो रेसेसिव हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपा होगा। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कैरियर, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। ये बहुत खतरनाक होता है। वैसे खतरनाक क्या है यार, छुपा हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन में अगर उभर गया तो बीमारी पकड़ लेगा। बस यही खतरनाक है, और क्या है। कोई निकल के ऐसे बंदूक से मार तो नहीं रहा है ना। देखो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। अगर किसी को भी है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप जाएगा, डीएनए तुम्हारे गैमेट्स के साथ। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, डोमिनेंट और रेसेसिव। मैंने अभी बताया कि तुम्हारे जो भी चैप्टर्स हैं उसमें सिर्फ एक डोमिनेंट का है, वो है तुम्हारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बाकी सारे रेसेसिव हैं। ठीक है, ऑटोसोम और एक्स लिंक अलग हो सकते हैं। ऑटोसोम जैसे रेसेसिव में ऑटोसोम यानी जो 23 पेयर है ना, तो इसमें से जो पहले के 22 पेयर होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोसोम। जैसे इसकी सेल्स हैं तो ऑटोसोम की सेल्स हैं, बट जो गैमेट्स में आती है उसे हम बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम की सेल्स या सेक्स सेल्स। ठीक है, बट जो हमारी स्किन की है, नोज की है, आई की है, हेयर की है, जो भी है यार, वो तुम्हारे ऑटोसोम में आएंगे। तो ऑटोसोमल हो सकता है या एक्स लिंक्ड हो सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आते हैं आगे। ये देखो, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करता है। क्रिस क्रॉस क्या होता है, फादर से सन में नहीं जाएगा, फादर से जाएगा डॉटर में। अभी हम समझेंगे, सब समझेंगे आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। मदर से सन में जाएगा, मदर से डॉटर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, क्यों परेशान हो। इसके दो टाइप्स होते हैं, इतना मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, तुम्हें समझने के लिए आसानी होगी यार, इसलिए मैं रब कर रहा हूं। इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला है हीमोफीलिया, दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, पहला है हीमोफीलिया, दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। दोनों सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ये तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया, इसको तुम नोट डाउन कर लो। दोनों के दोनों क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड एक्स 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 एक्स, ट्विटर का नया लोगो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, देखो अब क्या होगा, ट्रांसमिटेड। हाँ देखो, ये कैसे ट्रांसमिट करता है। ये अनअफेक्टेड फीमेल से मेल ऑफस्प्रिंग में जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब देखो कैसे होगा ये, इसको हम पहले समझ लें। देखो, इन दोनों का हम ट्रांसफर वाला मैकेनिज्म समझ ले। ये भी वैसे ही होता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है ना, कि जिसको भी ये दिक्कत होगी उसकी वो अपनी आंखों से रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज करो कि ये रेड है और तुमको मैं वो बना रहा हूँ बेवकूफ, सब जस्ट समझ लो ये ग्रीन है, समझ लो यार ब्लू है, हमको भी पता है ब्लू है, ये रेड है। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा वो इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये देखा मेरा दिमाग, इसको बोलते हैं दिमाग। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा वो रेड और ग्रीन में डिफरेंट नहीं कर पाएगा, उसकी आंखें पहचान नहीं पाएंगी कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है कि एक कैस्केड होता है प्रोटीन का, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ब्लड क्लॉट कराता है। उसमें मैंने बताया था ना, ब्लड क्लॉट जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बता रहा था, सेमाइनल वेसिकल वाला मेल एसेसरी ग्लैंड्स का तुम लेक्चर देख लेना, उसमें मैं बता रहा था कि देखो क्या होता है। ये जो हम हीमोफीलिया पढ़ रहे हैं ना, इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग में एक कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स काम करता है, कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स काम करता है। तुम जा करके वो सर्च करना ह्यूमन एसेसरी ग्लैंड्स, उसमें सेमाइनल वेसिकल वाला जब तुम पढ़ोगे पूरा पोर्शन तो उसमें आएगा एक कोआगुलेशन टर्म, कोआगुलेशन। इसमें क्या होता है ना, जब स्पर्म इजैकुलेट होता है तो वो आफ्टर सम टाइम एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो कोआगुलेट कर जाता है। तो ब्लड क्लॉट और कोआगुलेशन में एक डिफरेंस होता है कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स का। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो ब्लड क्लॉट करा सके, बहुत डिफरेंट टाइप्स के।
अभी जब हम पढ़ेंगे ना वो ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें हम देखेंगे 12th के बाद हम करने वाले हैं। जैसे ना ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम 11th स्टार्ट कर लेंगे और 12th भी साथ साथ चलेगा। देखो ब्लड कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स मिला करके ब्लड क्लॉट कराते हैं, जबकि कोआगुलेशन में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कैस्केड लिखा है ना, मतलब इसका जाल होता है बहुत। जैसे मान लो कि पहले ने कुछ बनाया, इसके लिए परमिशन चाहिए दूसरे की, इसने हाँ किया तो तीसरा बनाएगा, तो तीसरा यहाँ से कुछ करेगा, चौथा यहाँ से कुछ करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे 12-14 प्रोटीन्स का पूरे कैस्केड होता है, एक नेटवर्क होता है। तो वो तुम्हारा इसमें से कोई एक, ये जो नेटवर्क है ना पूरा, इसमें से किसी एक प्रोटीन का जीन खराब हो जाएगा। जीन खराब हो जाएगा तो क्या होगा, एमआरएनए गलत बनेगा, एमआरएनए से तुम्हारा अमीनो एसिड गलत बनेगा, अमीनो एसिड से तुम्हारा वो पूरा प्रोटीन ही गलत बन जाएगा। तो तुम्हें पता है कि कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जैसे हाथ कट गया वहां पे, फिर उसको रोकने के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा ब्लड क्लॉट, कैसे होगा, ब्लड का जो फ्लो है वो कैसे रुकेगा। तो उसके लिए तुम्हारा ये प्रोटीन्स का कैस्केड, जाल गुच्छा जो बोलो, वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हम हीमोफीलिया पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि वो ब्लड लॉस हो जाएगा और कई बार डेथ भी हो जाती है इससे। तो ये था तुम्हारा कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स का। अब मैं हीमोफीलिया को एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो इस केस में क्या होता है, एक सिंगल प्रोटीन होता है जो कि कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स का पार्ट होता है, उसका वो जो काम करता है वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, वो अफेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है, जो हाथ कटने के बाद से खून जो निकलता है वो नॉन स्टॉप खून निकलेगा, ठीक है, मतलब रुकेगा ही नहीं। अगर प्रोटीन, कैस्केड ऑफ प्रोटीन में से एक प्रोटीन ही गायब हो गया तो कैसे काम होगा। जैसे दीवार बन रही है, इसमें से सीमेंट ही गायब कर दो तो ईंट बस लगा करके वो तो गिर ही जाएगी ना दीवार, कुछ अगर जोर से हवा आंधी आ गई तो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हेटेरोजाइगस फीमेल जो होती है वो डिजीज ट्रांसफर करती है अपने सन को, ठीक है। हेटेरोजाइगस जो फीमेल होती है वो अपने सन को, यानी बेटे को, ये यहाँ पे देख रहे हो, मदर टू सन, फादर टू डॉटर, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। The possibility of female becoming homophilic is extremely rare because mother of such female offspring has to be at least carrier and father should be hemophilic. In a hemophilic male is never carrier because X-linked chromosome, X-linked recessive disease and male has only one chromosome, ठीक है। So even a single allele will make a homophilic. देखो क्वीन विक्टोरिया में देखने मिला था, ठीक है। ये जो हीमोफीलिया है, क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की, जो हमारी कोहिनूर चुरा के भगी है। ऋषि सुनक, अगर तुम ये लेक्चर देख रहे हो तो हमारा कोहिनूर वापस कर दो, मैं उसे अपने सर पे लगाऊंगा। देखो क्वीन विक्टोरिया, इनके पूरे फैमिली में ही ये कैसे पता चला, ये थ्रू पेडिग्री एनालिसिस पता चला। जब हम उनके पुराने जनरेशन से लेकर के अब तक पूरा हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमें पता चला, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया के पूरे खानदान में ये हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी पाई जाती है। अगर उन लोगों को हाथ में कट गया, एक काम करो तुम ना, जाओ गोल्ड लेके, वो अपना डायमंड लेके आना कोहिनूर, और ना कोई ज्यादा हीरो बने ना तो उसको छोटा सा कट लगा देना। ऐसा मत करना, तुम पकड़े जाओगे, जेल में चले जाओगे, हमारी इंडिया की वो होगी बदनामी। अभी मोदी जी है ना, सब कर देंगे। देखो हीमोफीलिया हो गया, क्वीन विक्टोरिया के एग्जाम्पल है यार, एग्जाम्पल है, बुक उठा करके देख लो, एग्जाम्पल है। इसमें इनके परिवार में पूरे डिसेंडेंट में इनके ये बीमारी पाई जाती है, ठीक है। इनके पूरे डिसेंडेंट में ये बीमारी पाई जाती है, हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी होती है। अब इसमें होता क्या है ये मैंने बता दिया। अब देखो इसमें एक चीज है कि जो फीमेल है, फीमेल कोई भी फीमेल है, उसके हीमोफीलिक होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। क्यों रेयर है? देखो क्योंकि इसकी जो मदर है वो तुम्हारी एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए। कैरियर का मतलब होता है कि भाई साहब आपको इतना नहीं पता, कोई भी जीन होता है उसके दो अलील्स होते हैं, कोई भी जीन है उसके दो अलील्स हैं, कोई भी जीन है उसके दो अलील्स हैं, ठीक है। तो उन दोनों में से एक पे जब रहे तो उसे हम बोलेंगे कैरियर, दोनों पे रहे तो उसे हम बोलेंगे अफेक्टेड। और मेल में, इन मेल्स अगर एक्स पे एक भी है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है ना, एक्स लिंक्ड है ना भैया, एक्स लिंक रेसेसिव है,
तो अगर डोमिनेंट होता फिर तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी कैरियर का सवाल ही खत्म हो जाता। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता फिर तो हेटेरोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देता, फिर तो यहाँ पे कैरियर नाम का कोई चीज ही नहीं था। लेकिन ये रेसेसिव है तो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन है, यानी दोनों जब रहेगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मेल की कंडीशन में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि मदर से आता है, इस वजह से यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। अब देखो, अब हम समझ रहे हैं तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये पहले हीमियोफीलिया का है, एक्स एच से कर लो यार, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया ये याद रखना, ये 23rd पेयर के एक्स लिंक्ड कैरेक्टर से है, ठीक है, उस क्रोमोसोम से अटैच है। ये क्रॉस करा लो उसके एक्स एच वाई, फादर शुड बी हीमोफिलिक। तो देखो ये तुम्हारे कैरियर है, क्योंकि कैरियर क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, अगर एक डिफेक्टेड है तो इसे वो शट डाउन करा देगी, बंद करा के इस वाले से काम कर लेगी, इस वाले से प्रोटीन बना लेगा। लेकिन उसमें ये भी तो है, अगर ये अफेक्टेड है तो इसको बंद करके इससे काम करा लेगा, वो जो भी प्रोटीन जो कुछ भी बनाना है, गैमेट्स बनाना है, कुछ भी बनाने हैं, तो यहां से वो इससे बना लेगा, ठीक है। तो मदर शुड बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। अब देखो यहाँ पे इसके बेचारे के पास तो एक ही एक्स है, बेचारे के पास एक ही एक्स है जो भी मेल है, तो इसको तो पक्का होना है, क्योंकि अब ये कहां से लाएगा अपना अल्टरनेट फॉर्म, अपना दूसरा एलील्स, समझ रहे हो, एक्स क्रोमोसोम का, ये अब कहां से लाएगा दूसरा एलील्स, क्योंकि इसके पास तो एक ही है, ये 23rd पेयर है, ठीक है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसके पास कहां से लाएगा। तो देखो ये तुम्हारा हीमोफिलिक हो गया, ये हीमोफिलिक हो गया। अब देखो ये एक इसके पास हीमोफिलिक है, एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, अरे भैया ये भी 23rd पेयर है यार, ये भी 23rd पेयर है, तो एक खराब हो गया तो एक बचा है ना, तो ये इससे अपना प्रोटीन्स बना करके बाकी का अपना फर्दर काम करेगी। इसके जो जीन्स है यार, ये थोड़ी अपने जीन को बोलेगी कि ये बनाओ वो बनाओ, क्वीन है अपने घर की होगी क्वीन, ठीक है। तो देखो अब क्रॉस कराते हैं, पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हो, नॉर्मल भी पुनेट स्क्वायर ही बनाते हैं। अब तुम्हें पुनेट स्क्वायर का वो भी तो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस। देखो यहाँ पे एक्स एच है, इधर हम बनाएंगे मेल वाला, इधर बनाएंगे फीमेल वाला। देखो एक्स एच और वाई ये हीमोफिलिक है, याद रखना, और इधर बनाते हैं फीमेल का नॉर्मल एक्स और एक्स के साथ कैरियर। ये तुम्हारा हमेशा देखो जब ये रहेगा ना तो जो कैरियर बोलोगे तुम, अगर वहीं यहाँ पे भी एच होता ना तब जाकर के तुम इसे बोलते कि अफेक्टेड है। फिलहाल ये अनअफेक्टेड है क्योंकि इसके पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है एक्स का। अब देखो यहां से तुम बना लो, एक्स इधर से आया, एक्स हीमोफिलिक यहां से आया, ये तुम्हारी हो गई फिर से कैरियर, ये फीमेल है कैरियर हो गई एक्स वाई। अब देख रहे हो कोई भी यहाँ पे चांसेस हैं कि नॉर्मल मेल भी प्रोड्यूस हो सकता है, तुम्हारे सामने है। यहां से वाई आ गया और यहां से नॉर्मल वाला एक्स आ गया, तो यहां से एक्स और वाई नॉर्मल सन भी हो गया, नॉर्मल बॉय भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एच, अब यहाँ पे ये फंस गया, यहाँ पे हो गया इसे हीमियोफीलिया, जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा, और यहाँ पे एक्स एच और एक्स वाई, लो ये भी गया काम से। अब देखो इसका रेशियो लिख लेते हैं, नॉर्मल सन कैरियर इज टू अफेक्टेड, नॉर्मल सन 1 है, कैरियर 2 है, नहीं नॉर्मल सन अफेक्टेड नहीं, कैरियर भी तो एक ही है, कैरियर भी 1 है, अफेक्टेड 2 है। तो देखो ये बॉय भी तो अफेक्टेड होगा यार, एक बॉय अफेक्टेड होगा, एक गर्ल अफेक्टेड होगी, एक बॉय नॉर्मल होगा, एक गर्ल नॉर्मल होगी, ठीक है। तो अगर तुम नॉर्मल इज टू अफेक्टेड का रेशियो लोगे तो 1:1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2:2 आ रहा है ना, तो इसको नॉर्मलाइज करोगे तो 1:1 आ जाएगा। अगर ऐसे लोगे इसको, अफेक्टेड को अगर 2 पार्ट्स में तोड़ोगे, अफेक्टेड बॉय अफेक्टेड गर्ल, तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो ये तुम्हारा हो गया इसका। अब आते हैं अब उस वाले पे आते हैं। ये तुम्हें समझ आ गया कि फीमेल को हीमियोफिलिक होने के लिए एटलीस्ट मदर उसकी कैरियर होनी चाहिए, फादर हीमियोफिलिक होना चाहिए। देखो इसमें अब एक वो लाइन लिखा है कि मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मान जाओ ये उसका क्या बोलते हैं, वो है पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। यहां से क्रॉस कराने पे हमें क्या मिल रहा था,
एक्स एक्स हीमोफिलिक हीमोफिलिक, वाई एक्स 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 वाई, ये हमें कुछ ऐसा मिल रहा था। यहाँ पे कैरियर वाली जा रही है ना कंडीशन, क्योंकि इसके पास एक नॉर्मल भी तो है, एक नॉर्मल भी है, बट यहाँ पे एक अफेक्टेड है। तो ये इस वाले क्रोमोसोम से काम करा करके खुद उसको रखे रहेगा अपने पास वो जो भी फीमेल होगा उसके अंदर ये हीमोफीलिया के कैरेक्टर्स होंगे, बट वो आगे क्रॉस नहीं करा पाएगा। तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस भी समझना है तो एच को हटा करके सी लगा लो। सी वाला भी ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि सेम टू सेम इन दोनों का मैकेनिज्म एक ही है, इन दोनों का मैकेनिज्म एक ही है, ठीक है। अब देखो यहां से तुम कॉन्सेप्ट देखो, अभी हम उस वाले पे क्रिस क्रॉस पे भी हम आने वाले हैं, आज वीडियो लंबी होगी। और कलर ब्लाइंडनेस समझ लो, कलर ब्लाइंडनेस में इन दोनों का क्रॉस कराओगे तो सेम यही तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा। उसमें क्या होगा, जो फीमेल होगी वो भी तुम्हारी कलर ब्लाइंड होगी। कलर ब्लाइंड के लिए इसमें मिनिमम कंडीशन क्या है कि मदर एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए, फादर शुड बी कलर ब्लाइंड, मतलब एकदम अंधा नहीं है ये, ग्रीन ब्लू वो कर लेगा आइडेंटिफाई, ठीक है। रेड और ग्रीन में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि रुको मैं तुम्हारे लिए एक चीज ले आ रहा हूं। देखो मैं लेते आया डॉक्टर साहब को, वो इन दोनों कलर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो इन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा जो भी कलर ब्लाइंड होगा। ये डॉक्टर की वो है, याद रखना डॉक्टर। तुम्हें भी डॉक्टर बनना है तो मन से पढ़ाई करो। तो यही है कि यहाँ पे वो ग्रीन और रेड में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कुछ भी, ठीक है। अब आते हैं अपने क्रिस क्रॉस पैटर्न पे। ये क्या है भैया, क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या है। अब आते हैं क्रिस क्रॉस पे। देखो इसमें क्या होता है, फादर टू डॉटर, मदर टू सन। अब ये कैसे जाता है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आज देखो अब इस वाले हम कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये नॉर्मल वो है फीमेल, कैरियर मान लो कैरियर है, ठीक है। कलर ब्लाइंड के लिए कैरियर है। यहां से तुम्हारी वो है क्या बोलते हैं इसे, अफेक्टेड, ये अफेक्टेड है, ये तुम्हारे कैरियर है। देखो इसमें क्या होगा, ये वाला जो ऑफस्प्रिंग इसका जाएगा, तुम्हें पता है ना कि एक पेरेंट से आता है, मेल पेरेंट से आता है, एक फीमेल पेरेंट से आता है, एक फादर से आता है, एक मदर से। इसके पास जितना भी है एक्स वाला, वाई वाला जाएगा, फिर तो वो अभी देखो, अभी एक्स वाले की बात करो, एक्स वाला जाएगा तो इधर से ये आएगा एक्स सी, ठीक है। इधर से आया एक्स सी। देखो कैरियर बन रहा है तो भी फादर वाला आ रहा है। अगर फादर टू डॉटर अगर दिक्कत हो रही है, बीमारी हो रही है, तो भी ये वाला आ रहा है। अगर ये नॉर्मल होता तो यहाँ पे एक नॉर्मल होता तो ये कैरियर बन जाता, लेकिन ये भी अफेक्टेड है, तो यहाँ पे तुम्हारा वो हो गया फीमेल, फादर टू डॉटर गया। फादर टू डॉटर क्यों जा रहा है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम फादर में एक्स वाई है ना भाई, एक्स वाई है ना फादर में, तो ये जो वाई जब जाएगा तो ये तो डायरेक्ट सन में जाएगा ना सिर्फ, क्योंकि सन का क्रोमोसोम ही होता है एक्स वाई जो 23rd पे होता है। तो एक्स वाला हमेशा का हमेशा डॉटर में ही जाएगा, चाहे वो नॉर्मल जाए या फिर बीमारी के साथ जाए, ठीक है। अब मदर टू सन में आ जाओ, ये हम क्रिस क्रॉस पढ़ रहे हैं, कैसे बीमारियां क्रिस क्रॉस पैटर्न में जाती हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या हुआ, फादर मदर डॉटर सन, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। अब देखो एक्स सी एक्स इंटू एक्स वाई। अब देखो क्या होगा, यहां से तुम्हारा इस वाले की बात करते हैं, ये तुम्हारा इसको बुलाएगा तो वो तुम्हारा बन जाएगा एक्स सी एक्स, ये वाला तुम्हारा इसको बुलाएगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा एक्स सी वाई। अब क्योंकि मेल के पास तुम्हारा कोई भी एक्स एलील का, एक्स जीन का दूसरा एलील्स नहीं होता है, इसकी वजह से इसके पास सिंगल रहेगा एलील, तो ये अफेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मदर टू सन आ जाएगा, ठीक है, मदर टू सन। अरे यार फादर टू सन मैंने गलत लिख दिया यार, तुम भी नहीं, तुम कैसे बताओगे, मदर टू सन फादर टू डॉटर, ये होता है तुम्हारा क्रिस क्रॉस। तो देखो यहाँ पे मदर टिंग टिंग
टिंग, देख रहे हो? इसको हटा दो फिलहाल के लिए, इसको हटा दो फिलहाल के लिए। यहां से वाई क्रोमोसोम आया, यहां से एक्स क्रोमोसोम आया। एक्स क्रोमोसोम के साथ यहाँ पे हमेशा फीमेल तुम्हारी अफेक्टेड रहे या कुछ भी रहे, अगर नॉर्मल हो गई तब तो, अगर ये वाला आ गया फिर तो बॉडी नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल सन। अगर मदर कैरियर हुई तो, अगर इसके पास ये वाला क्रोमोसोम आ जाए जिसके लिए कैरियर है, फिर तो तुम्हारा जो सन होगा वो अफेक्टेड ही होगा, क्योंकि इसके पास एक्स जीन का कोई भी एलील्स नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। और नेक्स्ट क्लास में हम देखो, नेक्स्ट क्लास ये वाली थोड़ी लंबी हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और तुम्हारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं कंप्लीट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा पक्का 100%।